हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल बेस्ट 500 प्लस केमिस्ट्री MCQ सीरीज का पार्ट 1। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा चिली साल्टपीटर और क्विक लाइम के रासायनिक सूत्रों का सही सेट है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी NaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चिली साल्टपीटर क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। साल्टपीटर क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। और क्विक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बादल किसका कोलाइडल परिक्षेपण है? क्लाउड इज ए कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जल के परिक्षेप माध्यम में वायु, एयर इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर। ऑप्शन बी जल के परिक्षेप माध्यम में कोहरा, फॉग इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ वाटर। ऑप्शन सी वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, मिस्ट इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। ऑप्शन डी वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु, वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बादल जो होता है किसका कोलाइडल परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु, वाटर ड्रॉप्स इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। अगर मैं आपसे पूछूं स्मोक किसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? स्मोक किसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? तो सॉलिड इन ए गैस। सॉलिड इन ए गैस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्मोक किसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? सॉलिड इन ए गैस। और जो गैस होता है वो कौन सा मीडियम होता है? डिस्पर्सन मीडियम। गैस क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम। और सॉलिड क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज। ये दोनों पॉइंट याद कर लो आप। जो गैस होता है वो क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम। और सॉलिड क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स को आमतौर पर बनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी अल्केलाइन मेटल्स क्षारीय धातु, ऑप्शन सी ट्रांजिशन मेटल संक्रमण धातु, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं। और अल्कलाइन मेटल्स क्या होता है? अल्कलाइन मेटल्स क्या होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। ये क्या होते हैं? अल्कलाइन मेटल्स होते हैं। और अल्कलाइन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? जो इनका ऑक्साइड होता है वो बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। जो अल्कलाइन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाता है? बेसिक सॉल्यूशन बनाता है जब इसे हम वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। H2O में कौन सा घुलनशील है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फाइड, ऑप्शन बी जिंक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी लीड क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। CaCl2 H2O में घुलनशील है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। परमाणु संख्या के बराबर संख्या है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
परमाणु संख्या प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो तरल नाइट्रोजन होता है वो किस टेम्परेचर पे उबलता है। लिक्विड नाइट्रोजन किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 77 केल्विन, ऑप्शन बी 82 केल्विन, ऑप्शन सी 54 केल्विन, ऑप्शन डी 97 केल्विन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 77 केल्विन। अगर यही सेल्सियस में पूछता तो आंसर क्या होता? -195.8 डिग्री सेल्सियस या अप्रॉक्स -196 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछता तो -320.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, इसको कैसे चेंज करते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस को केल्विन में? तो एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो आप। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। इस फॉर्मूला का यूज करके आप सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के साथ मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर के मिश्रण का उद्देश्य है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम पेट्रोलियम में मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर को क्यों मिलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेज ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी लीड स्कैवेंजर, ऑप्शन डी फ्यूल डाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑक्टेन नंबर को रेज करने के लिए पेट्रोलियम के साथ क्या मिलाते हैं? मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी डिटर्जेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaSO4 12H2O। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। और एग्जाम में अक्सर पूछता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो क्या होगा? जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CaClOCl। इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो CaClOCl। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्विक सिल्वर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी जिंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मरकरी को क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काली मिर्च की तीखी गर्मी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो काली मिर्च में जो तीखी गर्मी होती है उसे किस इकाई से मापते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी ऑरविल, ऑप्शन डी स्कोविल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी स्कोविल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परमाणु के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता क्या है। किसी परमाणु के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कक्षीय तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती, साइज से डिनोट करते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन को। ऑप्शन बी कक्षीय तरंग फलन के लिए अनुपातिक, ऑप्शन सी कक्षीय तरंग फलन के दोगुने के समानुपाती, और ऑप्शन डी क्या है? कक्षीय तरंग फलन के घन के समानुपाती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
जो परमाणु के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन के वर्ग के समानुपाती, साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि परमाणु क्रमांक 35 हो और द्रव्यमान संख्या 80 हो तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम के बराबर होती है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना है? 80 है। और प्रोटॉन संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कितना है? 35। और न्यूट्रॉन की संख्या मान लो कि x है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 45। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्फा 6 के लिए सामान्य क्यू मान क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा डिके के लिए सामान्य क्यू मान क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी लेस देन 0, ऑप्शन सी इक्वल टू 0, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फा डिके होता क्या है। तो जब भी किसी न्यूक्लियस से कोई भी एटम है, कोई एटम है यहाँ पे Z, इसका मास नंबर मान लो y है और एटॉमिक नंबर x है। तो जब भी अल्फ़ा डिके होगा या अल्फ़ा का उत्सर्जन होगा तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो नया जो एलिमेंट बनता है वो क्या हो जाएगा? y-4 x-2। अल्फ़ा डिके के बाद, अल्फ़ा उत्सर्जन के बाद क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अल्फ़ा डिके के लिए सामान्य क्यू मान क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेटर देन 0। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। जब परमाणु रिएक्टर को क्रांति कहा जाता है तो गुणन कारक क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो जाता है व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 होता है। गुणन कारक कितना हो जाता है? 1। और किस केस में होता है? जब परमाणु रिएक्टर को क्रांति कहा जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।